वेलकम टू पाकिस्तान लीक्स। इसराइल जैसी न्यूक्लियर पावर कि जिसका दावा था कि वो ना तो कभी झुकेंगे, किसी के सामने घुटने ना टेकेंगे और अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन आज पूरी की पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी, सारा मुल्क हमास के आगे अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए घुटने टेक रहा है। यानी एक ऐसी ताकत कि जिससे लड़ने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। इसराइल दरअसल अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है, इस हकीकत को मान चुका है कि अब इसके तमाम न्यूक्लियर सिस्टम जो है, न्यूक्लियर पावर जो है, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। यानी हमास को कंट्रोल करना अब इनके बस की बात नहीं। किस शान से, किस तरह से दावे करता था इसराइल कि वो सुपर पावर है, सुपर न्यूक्लियर पावर है, उसके पास पैसा है, पूरी दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन शायद वो इस हकीकत से बेखबर थे कि फलस्तीनी नौजवान जो शहादत के जज्बे से पूरी तरह सरशार हैं, सरों पर कफन बांधे इनका मुकम्मल सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार। और यही खौफ है कि जिसने इन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और अब इसराइल अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए कैदियों का तबादला करने जा रहा है। आपको बताएं कि 300 फलस्तीनी, जिनमें ज्यादातर नौजवान शामिल हैं जिनकी उम्रें 20 साल से कम है, उन्हें रिहा करने का फैसला किया गया है। इनकी काबीना ने बाकायदा इसे अप्रूव कर दिया है और पार्लियामेंट भी इसे अप्रूव करने जा रही है। यानी इस मुआहदे के तहत 10 दिन की जंग बंदी होगी। इसराइल ने बाकायदा इस मुआहदे पर दस्तखत भी किए हैं और वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये मुआहदा जो कतर या किसी और के साथ भी हुआ, इस दौरान जंग में जो वक्फा होगा, इस दौरान गाजा में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी इनकी एयर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर इस दौरान बंद रहेगी। ना तो ये वहां किसी किस्म की कोई जासूसी कर सकेंगे, ना इनके ऊपर तैयारे आएंगे। यानी ये एक बहुत अहम बात है, बल्कि इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं कि इस तरह कई हफ्तों की जंग बंदी के बाद गाजा के लोग सुख का सांस ले सके। लेकिन इसराइल की सूरत हाल यहाँ मजीद पेचीदा होती चले जा रही है। अब ये देखें कि मुआहदे के तहत इसराइली यरगमाली कैदियों की रिहाई पर लड़ाई में एक रोजा वक्फे का मुआहदा किया जा रहा है। यानी इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि एक दिन में 10 बंदे रिहा हो रहे हैं, फिर एक दिन का गैप है। यानी किस कदर एक अजीब बात है कि ये इंटरनेशनली इसराइल अपना कैसा इमेज पोर्ट्रे करने जा रहा है। ये मुआहदा ये जो करने जा रहे हैं, इस मुआहदे के मुताबिक खवातीन, बच्चों समेत 50 यरगमालियों को 50 दिनों के अंदर रिहा किया जाएगा और इस दौरान लड़ाई रुक जाएगी, यानी सीज फायर होगा। अब सवाल ये है, क्या वाकई इस दौरान लड़ाई रुक जाएगी? यानी जो ये बात की जा रही है, इसके बाद की सूरत हाल क्या होगी? क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर लड़ाई रुक जाएगी? क्योंकि इसराइल को ऑन द अदर साइड हम देखें तो ये वही इसराइल है जिसका कहना था कि लड़ाई तो होनी, यानी यही इसराइल है कि जिसने इस बात का इंदिया दिया था कि हमास के साथ लड़ाई होगी और वो भी बड़े पैमाने पर होगी, और अब ये सरेंडर करने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इसराइल को ऐसे कौन से मेन इश्यूज पेश हैं, ऐसी कौन सी सूरत हाल का शिकार है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से वो अहम इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से इसराइल इस तमाम तर सूरत हाल में मुआफी मांगने, दूसरी लफ्जों में ये कहा जाए कि मुआफी मांगने पर, सरेंडर करने पर मजबूर हुआ है। नाज़रीन, इसराइल के कुछ मेन इश्यूज हैं जिनमें एक अहम इनके मेन कमांडोज का मारा जाना। इतनी बड़ी तादाद में इनके मेन कमांडोज को मार दिया गया है कि इनके लिए वहां ताबूतों के ढेर पड़े हैं कि जिन्हें वो वहां से ले जा रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि इसराइल जो एक खास मकसद के तहत अपनी तमाम तो ये कार्रवाई, जालिमाना कार्रवाई जो है वो जारी रखे हुआ था, वो बड़ा दावेदार है कि जनाब इनको, इनकी फौज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। बामुश्किल इनकी अगर फौजियों की तादाद जो इसमें हलाक हुई है वो 70 बताए जाए, लेकिन असल हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत तो ये है कि इनकी तमाम तर लड़ने की टेक्निक्स जो थी, इनकी तमाम तर वो जो टेक्नोलॉजी जिसके बलबूते पे ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। इन्हें इस लड़ाई में इतनी बुरी तरह पीटा गया है कि ये खुद तो इस बात के दावेदार हैं कि इनके 70 फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 3000 के करीब इनके फौजियों को मारा जा चुका है। लेकिन ये दुनिया को झूठ बोलकर ये बता रहे हैं कि इनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यानी एक तरफ तो अपनी नाकामी को छुपाना चाह रहे हैं और आगे का भी सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन हमास और अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से नाज़रीन अगर उन वीडियोस को देख लिया जाए जो जारी की गई हैं, तो इस बात का बाखूबी अंदाजा होता है कि 1500 से जायद इनके फौजी जो हैं वो हलाक होते देखे जा सकते हैं। यानी 1000-1500 तो यूं ही नजर आ जाते हैं कि बाकियों की सूरत हाल आखिर क्या होगी, वो इन वीडियोस से आया। यानी ऐसी ऐसी वीडियोस हैं कि इनमें 100 बंदों से जायद को मारते हुए दिखाया गया है। तो आखिर इसराइल दुनिया को कब तक बेवकूफ बनाता रहेगा, कब तक ये इस हकीकत से जान छुड़ाते रहेंगे? आप ये देखें कि हमास के जंगजू इनके साथ ऐसी ऐसी टेक्निक्स के साथ लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और ऐसी ऐसी टेक्निक इनके साथ लड़ने के लिए उन्होंने आजमाई है कि वो जहां छुपे बैठे हैं वहां से निकल के आ भी जाते हैं, इनका मुकाबला करते हैं, इनके फौजियों को मार गिराते हैं, बड़ी तादाद में इनका नुकसान होता है और फिर वो जा छुपते हैं वहां जहां इनको पता भी नहीं है कि वो कहां गए हैं। तो इसका मतलब है
کہ اسرائیل اس تمام تر صورتحال کے بعد اس پریشر سے اپنے آپ کو باہر نکالتے ہوئے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اس معاہدے پر مجبور ہوا ہے اور آخرکار معافی نامے کی جانب، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسرائیل پر ان لوگوں کا بھی پریشر ہے کہ جن کے گھر والے اغوا کیے گئے، جن کو یرغمال بنایا گیا ہے، تو جب وہ واپس آئیں گے تو یقینی طور پر یہ چاہیں گے کہ بمباری کی جائے اور اس طرح کی مار دھاڑ اور خون خرابے کی صورتحال جو ہے وہ دوبارہ پیدا کی جائے، لیکن شاید اب یہ اس کی جرت نہیں کر سکے۔ اور جو صورتحال اب سامنے آ چکی، اس کے بعد سے تو لگتا ہے کہ یہ نہ صرف گھٹنے ٹیکیں گے بلکہ وہ جو اپنی بادشاہت برقرار رکھنے کا ان کا ایک دعویٰ تھا، جو ایک سوچ جو ان کی خام خیالی تھی، یہ اس سے بھی باہر آئیں گے، چونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو سوچتے تھے کہ ہم کبھی جھکنے والوں میں سے نہیں ہیں، نہ جھکیں گے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم نے گھٹنے ٹیک دیے تو ان کی بادشاہت جو انہوں نے دنیا پہ برقرار رکھی ہوئی اس کو ختم ہونے کا ڈر تھا، لیکن وہ ڈر اب حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ وہ بادشاہت مکمل ختم ہو جائے، تو جناب وہ وقت آ چکا اور اب ان کی شکست نوشتہ دیوار